ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर इनके स्वामी चंद्रदेव, भोलेनाथ और सोमदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। ये हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है औद्योगिक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जाती है। गूगल से हम किसी महान हस्ती का जिनका जन्म उनका जन्म विवरण लेते हैं, जिसका उपयोग हम अंक ज्योतिष में विभाग में उदाहरण के तौर पर और एक्सरसाइज के पर्पज से विद्या का प्रचार प्रसार करने हेतु हम उपयोग करते हैं या किसी लाभ आदि आर्थिक लाभ या किसी तरह का लाभ के उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं किया। तो चलिए हम प्रस्तुति में चलते हैं और प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं। इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है, जिसके इसी भाग से हम पंचांग और मुहूर्त को लेकर लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है, जिसे तारा बलम कहते हैं। और यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और जिस नक्षत्र में आज चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं, इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में आज का चंद्रमा, आज का तारा, विभिन्न नक्षत्र क्या कहते हैं। नक्षत्र को तारा भी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम तारा बलम। तो आज का तारा विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जात के लिए क्या संकेत। यह मुख्यतः चंद्रबलम मुख्यतः यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुत करेंगे। तीसरा भाग राशि से संबंधित, यानी चंद्रमा जिस राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं और स्थायी रूप से जिस राशि में जन्म कुंडली में विराजे हैं, उनके अनुसार आज कैसा दिन रहने की इसमें क्या संकेत है राशि के अनुसार। इसे चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग आज का चौघड़िया से है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है, शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। यह विशेष कार्य करने के लिए, दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य, पूजा पाठ आदि के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी उपयोगिता काफी है और इसी के मद्देनजर हमने अलग से यूट्यूब में वीडियो पोस्ट चर्चा विस्तृत से प्रस्तुति में। पांचवा भाग अंक ज्योतिष संबंध में। अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंकों के अंक में ही हम खेलते बढ़ते बढ़ते हैं, तो फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं। साथ ही साथ अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं पूरे जीवन काल में, और कुछ अंक को हम मिस करते हैं। कुछ अंक हमारे साथ ज्यादा होने के कारण कुछ कुप्रभाव का कुप्रभाव हमारे ऊपर होता है। और यही अंक ज्योतिषी की विद्या है, उनकी पहचान है कि वे अंकों के असंतुलित अवस्था को पहचान कर कौन से अंक अशुभ फल दे रहे हैं, उन्हें पहचान कर उपाय किए जाते हैं। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। यह 2 भागों में है। वहां पर पहला भाग ज्ञान वर्जन हेतु अंकों की भूमिका हमारे जीवन में, कैसे अंक ज्योतिष काम कर। दूसरा भाग आज के अंक विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनकी शुभता और अशुभता के।
तो हर भाग आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, रोचक होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए और उपयोगी होने इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमसे हमारे साथ बने रहिए, ताकि हर प्रस्तुति के हर भाग की कल से आप वाकिफ हो सकें, आप उसे ज्ञान अर्जन कर उसको उपयोगी बना सकें, और जो आपके जीवन में सुखता ही सुखता ला सके। तो चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, परंतु यथार्थ में ऐसा नहीं। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए और पंचांग के हम सबके जीवन में भूमिका को देखते हुए पंचांग का आइए हम सब अनुसरण करें, और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। तो चलिए पंचांग में के पहले भाग में चलिए आपको लेकर चलते जय श्री राम। हैं। जय श्री राम। पंचांग के पहले भाग में आपका स्वागत है। पंचांग आज का आज की तिथि 3 नवंबर 2025, माह कार्तिक, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुक्त 5126। आज का सूर्योदय 5:59 पर, सूर्यास्त 5:07, सनराइज एट 5:07 AM, सनसेट एट 50 सनराइज एट 5:59 AM एंड सनसेट एट 5:07। आज का दिशा शुभ पूरब है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सुख पाना। पंचांग के पांचों अंक, वार सोमवार, तिथि अपराह्न 2:07 तक त्रयोदशी, तत्पश्चात त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात चतुर्दशी जो लिप्ता तिथि के अंतर्गत, नक्षत्र अपराह्न 3:05 तक उत्तराभाद्रा, उसके बाद फिर योग रात्रि के 7:40 तक हर्षण, उसके बाद वज्र, करण अपराह्न के 3:40 तक कौलव, उसके बाद तैतिल, और करण देव सॉरी करण अपराह्न 3:40 तक कौलव, तत्पश्चात देर रात्रि 2:05 तक तैतिल, और फिर कर। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांच महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और उनकी शुभता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आज त्रयोदशी तिथि है। भोलेनाथ वृषारूढ़ हैं, नंदी पर सवार हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। उसके बाद भोलेनाथ का वास चतुर्थी तिथि में भोजन पर होता है, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त इनके 11 बजकर
11:56। शुभ मुहूर्तों में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:11 से 11:55 तक, अमृतकाल दिन के 10:41 से 12:09 तक। त्रिपुष्कर और सर्वात योग और सर्वात सिद्धि योग आज नहीं है। रवि योग अपराह्न 3:05 से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:24 से 2:09 तक, और गोधूली बेला संध्या 5:08 से संध्या 5:30। लघु पंचांग में इसमें गोधूली बेला गलती से 07:33 को आता है, जो कि गलत है। भूल सुधार दें, क्षमा प्रार्थना। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:07 से 11:59 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते। अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 7:22 से 8:46 प्रातः तक ही, और अशुभ मुहूर्तों में राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए राहु काल का से संबंधित साप्ताहिक कैलेंडर हम यूट्यूब के में रखे हुए हैं, जो आपके लिए साप्ताहिक योजना बनाने में मदद कर सकता है, ताकि आप राहु काल के दौरान कोई भी कार्य आरंभ न करें और अपने सभी कार्यों में शुभता बनाए रखें। गुलिक काल अपराह्न 12:56 से 2:20 अपराह्न तक। यमगढ़ दिन के 10:09 से 11:33 तक, और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 1:50 से 3:16। भद्रा आज नहीं है। गंडमूल आज से आरंभ अपराह्न 3:05 से 5:59, यानी कल के सूर्योदय। और पंचक प्रातः 5:59 से कल के प्रातः 5:59 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी कोई मुहूर्त आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक जाता है, उसे अहोरात्रि कहते हैं। तो पंचक अहोरात्रि, आज का पंचक स्थिति शुभ है। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों, साथ ही साथ महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। अंश के अनुसार मंगल देव बाल्यावस्था में, बृहस्पति देव बाल्यावस्था में, शुक्र देव बाल्यावस्था में, और शनि देव भी बाल्यावस्था। मंगल देव राशि परिवर्तन कर बाल्यावस्था में है। ये सभी ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने के बाद है, शनि देव को छोड़। शनि देव चूंकि वक्री है, इसलिए दिन प्रतिदिन अपने अंकों में ह्रास कर रहे हैं, और ये बाल्यावस्था की ओर में ही है। इस प्रकार यदि राशि के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए, तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, स्व राशि में 2 ग्रह। कल यानी 2 नवंबर को जो राशि परिवर्तन हुए, या कल के सूर्योदय से आज के सूर्योदय तक जो राशि परिवर्तन हुए, उसमें चंद्रदेव मीन राशि में आए, और शुक्रदेव अपनी ही राशि मूल त्रिकोण की राशि में, तुला राशि में। इस प्रकार कहा जाए कि चंद्रमा और बृहस्पति, चंद्रमा बृहस्पति की राशि मीन में है, और बृहस्पति देव चंद्रमा की राशि कर्क में। इस प्रकार दोनों आपस में राशि परिवर्तन कर, तो राशि के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए, तो शुक्र की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, यानी शुक्र, मंगल और बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह। बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक। नक्षत्रों के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए, तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, और सब नक्षत्र में 6 ग्रह है, और अपने ही नक्षत्र में 1 ग्रह। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु, चंद्र और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक ग्रह।
आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। तो ये रही हमारे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। आपको हम दूसरे भाग की प्रस्तुति में ले आए हैं, जो तारा बलन है। चंद्रमा नक्षत्र के अनुसार कैसा फल देते हैं, इसे तारा बलन बलन कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो नक्षत्र को तारा के नाम से भी जाना जाता है। आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है, जिसमें तारा बलन के नीचे वर्टिकल रोज है। ये चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से बैठे हुए हैं, वो उसको दर्शाता है। और दूसरा, ताराबलन के समक्ष भी नक्षत्रों के नाम है। यह नक्षत्र जिस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, उससे संबंध रखता है। और जब भी जो जन्म नक्षत्र है और जो आज का नक्षत्र जिसमें चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं, जहां मिलते हैं, वही आज का तारा आपका फल देगा। कुल 9 परिस्थितियां बन सकती है जब 9 तरह के फल मिल सकते हैं। चंद्रमा आज का तारा जन्म में फल दे सकता है, संपत में, विपत में, क्षेम में, प्रत्यधि, साधक, पैधन, अतिमित्र और मित्र और अतिमित्र दे सकता है। जब भी आपका तारा आज का संपत में दे, क्षेम में दे, साधक में दे, मित्र या अति मित्र में दे, तो शुभता की ओर संकेत करता है। किंतु जब जन्म विपत, प्रत्यय और नैथनी में हो, तो अशुभता की ओर दर्शाते हैं, विपत की ओर, परेशानी की ओर दर्शाते हैं। इसलिए वैसी स्थिति में जब बने, तो शुभ कार्यों को, अपने कार्यों में, शुभ कार्यों में शुभता कायम रखने के लिए, चाहे नया कार्य कर रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो, दैनिक कार्य से छोड़कर, तो उसे टाला जा सकता है। अगले शुभता को क्या आने तक, अगले शुभता के आने, यही नेक सलाह का उपाय के तौर पर कुछ भी करने से, जोखिम लेने से बचना चाहिए। यही सुझाव। यह ताराबलन मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर काम करता है। ताराबलन से केवल आज के बारे में हम जान सकते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थायी रूप से है, उसके अनुसार आज का तारा क्या कहता है। किंतु आप सबका तारा, जितने ग्रह हैं, उसके संबंध में क्या कहता है, उसे हम नवतारा चक्र पद्धति कहते हैं। काफी सटीक पद्धति है। हमारे आदिकाल में भी हम जब देखते थे कि किसी भी पुरोहित के पास या पंडित जी के पास जाते थे, और जब हम पूछते थे कि आज यात्रा करनी है, सूखता है कि नहीं, तो उंगली पर वो गिन कर बता देते थे कि आज सूखता है कि या नहीं। यह नवतारा चक्र पद्धति से ही तारा को गिनते थे। कुल 27 उनको गिनते। तो कुल अब नवतारा चक्र पद्धति से हम यह जान सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, और उसी अनुसार हम अपने कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं और कार्यों की सूची करते हुए उसमें योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और यह नवतारा चक्र पद्धति मूलतः से एक ही सिद्धांत पर आधारित है, और वह है, ग्रहों के अपने मन नक्षत्र होते हैं। ग्रह अपना फल नहीं दे पाते, नहीं देते हैं, नक्षत्र ही अपना फल देते हैं जो ग्रह। तो अब आप प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र, 9 ही ग्रह, फल कैसे मिले। कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, इसलिए उन 27 नक्षत्रों को ग्रहों से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे ये नहीं पता। इसलिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया, यानी 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र का समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखा गया। और ग्रहों को, यह सूची आपके समक्ष जो 3 समूह बने, पहला से 9वां तक, श्रेणी में पहला से 9वां, दूसरा 10वां से 18वां, तीसरा 19वां से 27। ये सभी क्रमवार बने
और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और इन ग्रहों को नक्षत्रों के साथ जोड़ा गया। पहला नक्षत्र जो भी हर श्रेणी में से हुई, यानी पहले में से पहला, दूसरे में से 10वां, तीसरे में से 19वां, इनका स्वामित्व केतु देव को गया। और इसी क्रम में घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ते हुए दूसरा दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को गया। तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र का समूह स्वामित्व सूर्य देव को। चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को गया। और यह सूची इस प्रकार, इस तरह से सारी सूची आपके सामने उपलब्ध, और यह काफी उपयोगी। आप इसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी आप देख सकते हैं कि आपका इसका तारा क्या क्या है, या आपके ग्रह क्या क्या, कैसा फल दें। यह सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट सूची। तो यदि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है उसको देखें, फलित करने के लिए किस नक्षत्र में हुए हैं उसको देखें, और उसके ग्रह कौन बनते हैं। उदाहरण स्वरूप आज का दिन सोमवार है, चंद्रमा का दिन है। रोहिणी, हस्ता या श्रवण नक्षत्र का कोई भी जातक रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र का जातक के लिए चंद्रमा पहला ग्रह बनेगा। और ये जो पहला ग्रह बनेंगे, यहीं से गणना आरंभ होगी और घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा पहला ग्रह, मंगल दूसरा, राहु तीसरा, बृहस्पति चौथा, शनि पांचवा, बुध छठा, केतु सातवां, शुक्र आठवां और सूर्य नौवां। इसी तरह से क्रम, ग्रहों की क्रम बने फलित करने। और यहां से जब हम देखते हैं तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होते हैं वे अशुभ फलदायी। तो जो आपके जन्म तारा से जो तीस दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां तारा हुआ वह शुभ फलदायी, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो तारा हुआ वह शुभ फलदायी। अशुभ फलदायी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। और इनके शुभता और अशुभता की जो परिमाण है, या जो उनकी मात्रा है, तो जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वह भी बढ़ता है। यानी पहला में कम पीड़ा, तीसरा में ज्यादा, पांचवा में उससे ज्यादा, और सातवां में उससे भी ज्यादा। एक तरह से कहें, सातवां की याद ये बहुत ही कष्टकारी है। इस प्रकार यदि हमें पता चल जाए कि चंद्रमा के नक्षत्र, अगर सारांश बनाना हो तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा के नक्षत्र में यदि जो कोई जातक जन्म लिया है उसके लिए मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र तथा सूर्य शुभकारी है। वहीं चंद्रमा, राहु, शनि और केतु उनके लिए अशुभकारी है। अब यदि ग्रहों की सूची हमारे पास शुभ और अशुभ की मिल गई तो उनका दशा महादशा का फल कैसा होगा। उनके जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे, और ऐसा व्यक्ति घर में ही क्यों न बैठा हो उसके लिए कैसा फल।
तो हर व्यक्ति का हम फल देख सकते हैं, और पूरे जीवन काल के लिए यह सारणी आपके लिए उपयोगी हो। आप इसे नोट कर रखें। और यही वजह है कि इसकी शुद्धता इतनी इतनी इसकी फल जो है इतने सटीक होते हैं कि हमने YouTube पर अलग से वीडियो रखा है। नवतारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति। ऐसी नहीं है कि नहीं नई है, ये पुरानी पद्धति, किंतु यह आपके जानकारी हेतु ज्ञानवर्धन। नवतारा चक्र पद्धति से हम यह भी जान सकते हैं, जब हम जान गए कि कौन से ग्रह शुभकारी हैं, कौन सा शुभकारी, तो आप खुद बताएं कि कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में हम जब जान जाते हैं, फिर हमसे मिलने वाले व्यक्ति चाहे घर में हो, संसार में हो, परिवार में हो, समाज में हो, दफ्तर में हो, कार्यस्थल पर हो, ऐसे व्यक्ति जो हमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनका यदि जन्म तिथि हमें मालूम हो जाए नवतारा चक्र पद्धति से, हम यह देख लें कि वह ग्रह कौन सा फल देने वाला है, तो हम उसी अनुरूप काम करते हैं। यदि वह तारा, उनका कोई भी पार्टनर हमारे साथ हो, यदि वो जन्म विपत प्रत्यय या नैथन इसके ग्रुप में रहता है, उस तारा का प्रतिनिधित्व करता है हमारे लिए, तो वह हमारे लिए पीड़ादायक। यह आप भी आकलन कर सकते हैं और यह शुभकारी से बना सकते हैं अपने कार्यों। तो चलिए, अब आपको ले चलते हैं नौ तारा तारा बलम के मुख्य भाग में। आज का तारा बलम 3:05 पर चंद्रमा का गोचर है, और चंद्रमा का गोचर जब है तो चंद्रमा पहले भाग में उत्तरा भाद्रपद में है, उसके बाद रेवती में जा रहा है। और यही वजह है कि गणमूल भी प्रभावी हो गया, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन एक अग्नि से जल की ओर है। अब यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद पर नक्षत्र में 3:05 संध्या तक है, उसके बाद वे रेवती में जाते हैं। तो भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का पहला तारा नैथन्य होता है, जो कि काफी अशुभकारी, और उसके बाद मित्र होता है जो काफी शुभकारी। तो इस तरह से हमारी सूची आपके लिए उपयोगी है, और यह जानकारी भी उपयोगी होने वाली है। इसे आप हमारे YouTube के पोस्ट पर भी पुनः सुन सकते हैं और आकलन कर सकते हैं अपने अपने नजदीकियों की। पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में यदि आज का जन्म हुआ है जातक, तो जातक पहला भाग जो है वह दूसरा ग्रह बनते हैं संपत, इसलिए शुभकारी है, और वही उसके बाद विपत है जो कि अशुभकारी। 3:05 के बाद अपराह्न। और इसी तरह हम फलित करते हैं। अब आप, बहुत से लोग उपाय पर विश्वास ज्यादा करते हैं। पुनः बता दें, उपाय कुछ भी करें, जोखिम न लें, हो सकता है आपको जोखिम लेना पड़े, सूझता नहीं। इसलिए उपाय के तौर पर अशुभ तारा की स्थिति में आप उसे त्यागने का प्रयास ज्यादा करें। फिर भी जानकारी है तो बता दें, आज का तारा शुभ है तो जन्म में तारा में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत तारा है तो गुड़ का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो त्याज्य। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चंद्रबलम। चंद्रबलम राशि से संबंध है, और आज का राशि परिवर्तन नहीं है। आज चंद्रमा मीन राशि में है, और इसलिए जो चंद्रबलम है ये कहता है कि आज के जातक वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर तथा मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष ग्रहों के जातकों के लिए अशुभता के संकेत हैं, उतनी उत्तमता के संकेत हैं, इसलिए सावधान रहें। इसे पुनः बता दें कि यह फलित चंद्र राशि के अनुसार देखें, लग्न के अनुसार नहीं।
अब आपको लेकर हम आए हैं चौघरिया। चौघरिया एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और यह दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य, पूजा पाठ से आदि से संबंध रखता है। और उन कार्यों से संबंध रखता है, पूजा पाठ, नया कार्य कर रहे हैं वह, या जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें शुभता लाने हेतु जो भी कार्य कर रहे हैं वह सभी से संबंध चौघड़िया है। चौघड़िया की काफी उपयोगिता है। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते या नहीं देख पाए, लेकिन कार्य में तो शुभता चाहते हैं, इसलिए उन्हें चौघड़िया कम से कम देखने की सलाह। तो आज का चौघड़िया कहता है, इस पर हमने चौघड़िया की उपयोगिता पर यूट्यूब के में हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की महत्ता को देखते हुए चौघड़िया की उपयोगिता के संबंध में हमने यूट्यूब पर हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया रखी है। आप उसे संदर्भित करें और उससे ज्ञान लाभ कर उसका उपयोग। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ क्योंकि साप्ताहिक दिनों से भी जुड़े। इस प्रकार 7 चौघड़िया 7 दिनों से जुट गए, 7 ग्रहों से जुट गए, क्योंकि ग्रहों के स्वामी दैनिक दिनों के स्वामी, साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग 7 ग्रह होते। 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ, इसलिए 8वां चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया होता है उस दिन का, वही अंत का चौघड़िया हो सकता है, चाहे दिन का हो या रात का। रात्रि आरंभ में भी जो चौघड़िया होता है वही रात की समाप्ति। इस तरह से आज का चौघड़िया को हम देखते। चौघड़िया का संबंध हमने कहा कि सभी चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हो गया, और सभी ग्रहों को विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य के लिए चिन्हित किया गया है, इसलिए उनका कार्यभार अलग अलग है और सभी भी शुभता लाने के लिए। इसलिए विभिन्न चौघड़िया विभिन्न ग्रहों से संबंधित कार्यों से भी संबंधित हो। दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हुआ करता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। जब भी इस तरह की अशुभता से अधिव्याप्त हो उसको चौघड़िया, तो उसका मुहूर्त का, उस चौघड़िया का परित्याग कर, क्योंकि वह अशुभता की ओर इंगित कर रहा है। अब यदि हम देखें, हाँ यहाँ पर एक और आपके जानकारी के लिए बता दें, आपके लिए एक जानकारी और दे दें कि दिन का चौघड़िया जो होता है, दिन सूर्य का हुआ करता है और रात्रि चंद्रमा का। दिन सूर्य का है और सूर्य ग्रह का शनि से शत्रुता रहती है, इसलिए पूरे सप्ताह का दिन में जो शनि का चौघड़िया है प्रत्येक दिन काल बेला से ग्रसित। यह हमने अनुभव के तौर पर अपने रिसर्च में पाया है, जो आपसे साझा कर। और रात्रि चंद्रमा का हुआ करता है, और चंद्रमा को किसी से कटुता नहीं है, किंतु बुध की कटुता चंद्रमा से है, इसलिए बुध का चौघड़िया रात्रि का, दिन का नहीं, बुध का चौघड़िया रात्रि का जो है वह काल रात्रि से ग्रसित। दिन का चौघड़िया सूर्य और शनि में बनी रहती है, सूर्य शनि के शत्रु है, शनि के शत्रु सूर्य है, इसलिए दिन का चौघड़िया, पुनः बता दें, अगर रात्रि का चौघड़िया है तो जो शनि का चौघड़िया है काल चौघड़िया, वह ग्रसित नहीं होता। किंतु क्योंकि शनि अंधकार का भी है,
किंतु दिन का चौघड़िया, जो शनि का चौघड़िया है, काल का चौघड़िया, वह काल बेला से। आप किसी भी हमारी प्रस्तुति को देख लें, सभी सारणियों को देख लें, पूरे सप्ताह की सारणी को देखें, आपको स्पष्ट हो। ये हमने अनुभव के तौर पर अपने रिसर्चेज में पाया है कि दिन का चौघड़िया काल, दिन का काल काल चौघड़िया होता है शनि का, और काल बेला से ग्रसित होता है। और रात्रि का लाभ चौघड़िया, जो बुध चौघड़िया से संबंध रखता है, वह काल रात्रि। तो ऐसी स्थिति में जब भी संक्षेप में ये बता दें कि जब भी असुरता से दिव्यार्थ कोई चौघड़िया हो तो उसका परित्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना। तो चलिए आज का चौघड़िया देखें। आज दिन सोमवार, सोमवार की चौघड़िया अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, अमृत चौघड़िया से दिन की समाप्ति हो रही है। रात्रि का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, चर चौघड़िया से समाप्त। अब दिन के चौघड़िया में यदि देखें तो प्रातः 7:22 से 8:46 तक जो चौघड़िया है वह काल चौघड़िया है, और वह काल बेला और राहु काल दोनों से। वहीं अपराह्न 2:20 से 3:43 तक वार बेला है, जो कि लाभ चौघड़िया जो है वह वार बेला से ग्रसित है और इसका परित्याग कर। रात्रि के चौघड़िया में आप देख, जैसा हमने कहा कि लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है, और वो लाभ चौघड़िया रात्रि के 9:57 से 11:33। तो ये रहे आज का चौघड़िया। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए बेहतर होगी, उपयोगी होगी, साबित होगी। और इसमें हमारी हर प्रस्तुतियों में कुछ सुझाव आप चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, हम आपको उसकी उपयोगिता बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें साझा जरूर, आप हमें सुझाव जरूर। अब आपको लेकर आए हैं अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष, अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, इसलिए अंक ज्योतिष की महत्ता आज के दिन में ज्यादा है। अंकों के हमारे जीवन में अहम भूमिका हुआ करती है। नंबर्स प्ले वाइटल रोल्स इन आवर लाइफ एंड दीज नंबर्स आर, और ये नंबर हैं 1 से 9 तक, यानी एकल अंक, सिंगल डिजिट। जीरो की गणना नहीं लेते, शून्य की गणना नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और ये जो 1 से 9 तक के अंक हैं, इसको देखें तो मध्य अंक जो होता है 5 अंक होता है, बहुत ही शक्तिशाली अंक होता है, क्योंकि यह अपने से पहले आने वाले अंकों को और अपने से बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करने में सहायक। ये अंक, सभी अंक के, यहाँ एक बात और बता दें कि जब भी, चूंकि एकल अंक में सिंगल डिजिट में ही हमारी अंक ज्योतिष काम करती है, तो जब भी एक से ज्यादा अंकों का समूह हमारे पास, दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह हमारे पास आए, किसी भी स्थिति में, किसी भी से इस जन्म तिथि से संबंधित उन अंकों को जोड़कर हम एकल अंक में परिवर्तित करें, ताकि हम उसे व्याख्या में से जोड़ सकें, अच्छी तरह से व्याख्या। इन 1 से 9 तक अंक के एक शासक ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और ये, इन्हें ग्रहों की दुनिया, अंकों की दुनिया में उनकी उपयोगिता के अनुसार विशेष नाम से पुकारा जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 4 को राजकुमार से, 5 को मंत्री से, 6ठा को धर्मगुरु से, 7वां को अधीनस्थ से। तो पूरा बता दें, 5, 6ठा को मंत्री या हमारे हमें सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें किसी भी पूर्व भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, यह ईश्वर द्वारा दिया गया उन्हें आशीर्वाद है। ऐसे व्यक्तियों से शनि, 8 को समाज के नीचे तबके के लोग, अधीनस्थ कर्मचारी, नौकर चाकर आदि, और 9 को सेनापति, पुलिस से, डॉक्टर से, खून से। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक देते हैं उपहार के स्वरूप, और उपहार के स्वरूप में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। और ये तिथि, माह, वर्ष
तिथि और माह एक और दो अंकों का हो सकता है, और वर्ष 4 अंकों। हमने पहले भी कहा है, जब भी दो या दो से ज्यादा अंक हमारे पास आएंगे, उन्हें जोड़कर सबसे पहला काम करेंगे, जोड़कर एक अंक पर परिवर्तन। और इस तरह से इनका एक अंक बनता है 3 2 7। तिथि को जब जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं वो तो ड्राइवर कहलाता है, मूलांक कहलाता है। और तिथि माह वर्ष को जोड़ते हैं तो वो भाग्यांक है। तिथि और माह से मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर के आपस में मित्रता होना आवश्यक है, कम से कम शत्रुता तो नहीं। और ड्राइवर और कंडक्टर का कोई भी शत्रु अंक हम डायनेमिक अंक के रूप में, यानी हम उसे अपना चुनकर नहीं लाए। ऐसा अंक नहीं लाए जो मूलांक और भाग्यांक का, ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है। आगे प्रश्न उठता है कि क्या कुछ और अंक इससे निकल सकते हैं? जी हाँ। मूलांक जो है, और मूलांक हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, भाग्यांक हमें भविष्य की तरफ इंगित करता है। और मूलांक और भाग्यांक, मूलांक और ये तिथि और माह को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह हमें यह दर्शाता है कि हमारा बाहरी व्यक्तित्व कैसा है, दुनिया हमें किस रूप में। इसलिए हर अंक महत्वपूर्ण है, हर अंक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये तो स्टैटिक अंक हुए जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हुए, और ये जो हम अंक बनाए उनसे, यानी हमने कुछ किया नहीं है, इसी जो अंक है उसी को एकल अंक में परिवर्तित करके हम कुछ अंक निर्धारित। अब आगे का प्रश्न उठता है कि इसे अगर शत्रुता है आपस में तो इसे संतुलित कैसे किया जाए? संतुलित अंक को अंक ही करेंगे। जी हाँ। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा नाम अक्षर से होता है। अब आप आश्चर्यचकित होंगे, नाम अक्षर क्या होता है? जी हाँ, नाम अक्षर होता है जो नाम का अंक दे। आप कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होते हैं, तो आपको बता दें कि हर अक्षर के अंकीय मूल्य है। और आज जिस महान हस्ती का हमने जन्मतिथि लिया है वह अमर्त्य सेन का है। तो आप देखें, मूलांक और भाग्यांक को जरूर जोड़ करके रख लें। अब आप देखें कि नाम का पहला अक्षर शत्रु अंक तो नहीं दे रहा। हमें करना क्या है? हर अक्षर का अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके उसको जोड़कर एकल अंक पर परिवर्तन कर। अब नाम का पहला अक्षर अगर शत्रु दे रहा है तो हमारे लिए अक्षर नहीं है, क्योंकि यह नाम जो है जीवन भर चलता है, यह इसे बदला नहीं जाता। साथ ही साथ नामांक शत्रु नहीं होता। तो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नामांक या कोई भी अंक जो हम अपने से क्रिएट करें वो नहीं हो। ईश्वर द्वारा प्रदत्त तो हमें अंक मिले थे जो जन्म तिथि के रूप, और इसके बाद दूसरे ईश्वर जो हमारे धरती पर हैं, माता पिता नाम देते, और जाने अनजाने कुछ ऐसा नाम दे देते हैं जिससे अंकीय मूल्य उनका मूलांक और भाग्यांक का शत्रु बनता है। फिर जीवन में परेशानियां, बाधाएं बनती। ऐसे भी आप देखें कि ईश्वर हमें सभी अंक नहीं देते, कुछ अंक रख लेते हैं। जब रख लेते हैं तो ना जो संबंधित ग्रह है उसका को प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसके तत्व से हम वंचित हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे अंक भी दे देते हैं जो कई बार आते हैं, इसके चलते उन ग्रहों के का जो ये है तत्व हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है, और फिर वह कई रोगों का कारण बनता है। अब आज इस जन्म तिथि को लें तो आप देखेंगे कि 3 अंक बहुत ज्यादा ही दिया, और इसके कारण कुछ तो सुविधा हुई, लेकिन ओवरऑल 3 अंक बहुत ज्यादा होना, क्योंकि 3 आदमी व्यक्ति को शिक्षित जरूर बनाता है, किंतु कोई अधिक अंक आने से आदमी, उसकी अधिकता होने से उसका गर्व भी होने, जो भी होता है घमंड भी होता है।
तो ये तो अलग विषय है। अब आप जा आपकी इच्छा जानने की होगी कि शत्रु अंक कौन कौन है ना? क्योंकि जब तक शत्रु अंक को नहीं पहचानेंगे तो फिर नाम का पहला अक्षर कैसे होगा, नाम का कौन सा अक्षर पहला होना चाहिए, या नाम को हम अपने घर में सुधारें तो कैसे सुधारें। इसके लिए चलिए एक सूची आपके सामने, ये आपके पास सूची है, दो सूची है। एक सूची है जो कि सीधा नाम का पहला अक्षर जो है, पहला जो अल्फाबेट्स है, यानी केवल यह अंक ज्योतिष में नेम न्यूमरोलॉजी में काम नहीं करेगा, ये सभी जगह काम करेगा, चाहे मोबाइल में ले रहे हो या जहां जहां ले रहे हो। तो वैसी स्थिति में एक का 8 शत्रु होता है, दो का 4 6 8 9, तीन का 6 4 का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, और 9 का 6 4 2 8। अब आप खुद बताएं कि आपको ये पता पहले से चल जाए कि कौन से ग्रह हमारे लिए उपयोगी है, कौन से नहीं, कौन से अंक हमारे लिए उपयोगी है, कौन से नहीं, ये हम जान सकते हैं। और कोई इन अंकों को देखें, यदि 5 अंक का तो कोई शत्रु नहीं है, लेकिन कुछ अंक ऐसे भी हैं जो खुद उनके अपने के शत्रु, यानी 4 को देख, 4 4 का शत्रु है, 7 खुद 7 का शत्रु है, 8 8 का शत्रु है, 9 9 का शत्रु। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 4 अंक एक जो ज्यादा नियम तोड़ने वाले व्यक्ति हैं, सामाजिक तत्व है, वहां दूसरा व्यक्ति दूसरा उसी क्वालिटी का आदमी। 7 अंक साधु सन्यासियों से है, आपस में साधु सन्यासियों में ये रहती है। 8वां अंक न्यायाधीश का है, न्यायालय से संबंधित है, दैनिक कर्मचारियों से संबंधित है, उनमें भी आपस में कटुता रहती है। और 9 अंक मिलिट्री पुलिस से है, आर्मी से है, मिलिट्री पुलिस से है, खून से है। इसलिए 9 अंक एक सैनिक सेनाधिकारी दूसरे सेनाधिकारी को नहीं देगा, इसलिए ये 9 9 का आप आपके पास दूसरी सूची है जो फर्स्ट अल्फाबेट लेटर नंबर बताता है, यानी नाम का पहला अक्षर इन व्यक्तियों वाले के लिए, चाहे मूलांक या वाक्यांश जो भी हो, उनके लिए एफ या इसी क्रम में आप बढ़ते जाइए। यदि 2 तारीख को जन्म है तो टी एम टी यू पी डब्ल्यू पी एफ पी नहीं होना चाहिए, 3 का अंक है तो यू पी डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, 4 का है तो एफ पी टी एम टी पी के आर, और इसी तरह से हम सभी सूची को चल। अमर्त्य सेन के बारे में यदि आप जानने का कोशिश करें, ये नोबेल प्राइज विनर है, 3 अंक की अधिकता है, जुपिटर इनको, जुपिटर इनके जब लोसो ग्रेड से आप बॉक्स को देखते हैं तो काफी नंबर इनके मिले, फिर भी ये सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि 3 की अधिक, इसलिए अंकों का असंतुलन होना, और कोई भी अंक जो यहाँ से पूरे अंकों को देखें, कोई किसी का शत्रु नहीं, यानी मूलांक भाग्यांक का शत्रु नहीं है, मूलांक या भाग्यांक का ये नाम का पहला अक्षर शत्रु नहीं है, और नाम कंप्लीट नाम का भी शत्रु। इस तरह से हम नाम अंकों के बारे में जान। अब आपको हम लेकर आए हैं आज के अंक, विभिन्न तिथियों को जन्मे जातकों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं सूर्य का रोशन। तो आज की तिथि 3/11/2025, स्वाभाविक है मूलांक 3 होगा, भाग्यांक 5। तो आज आप देखें कि आज का दिन मूलांक 3 है, भाग्यांक 5 है। 5 अंक किसी का शत्रु नहीं होता, यह सभी अंकों के लिए शुभ अंक होता है। किसी में शुभता की मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी अंक के लिए शुभ है, केवल और 9 के लिए तटस्थ है, तो शेष सभी अंकों के लिए यह शुभ है। इसलिए 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए किसी भी माह के
उनके लिए दिन थोड़ा उत्तम रहेगा, सामान्य रहने की संभावना। बाकी 8, 17, 26, 5, 14, 23 तारीख को जन्मे जातक के दिन बहुत अच्छे होंगे। और अन्य अंकों तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभता देकर। तो चलिए, इसी तरह से हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसलिए बहुत बहुत। और आप यदि पहली बार हमारी इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे 501 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिससे हमको प्रसन्नता होती है कि मेहनत का फल हमें मिल रहा है। लोग, और ये 501 व्यक्ति हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत ही कम समय में जुड़े, और आगे आने वाले दिनों में और जुड़ेंगे। और आपसे आग्रह है कि आप हमें फीडबैक जरूर दें, ताकि बेहतर हम प्रस्तुति को और भी बेहतर बना सकें, उपयोगी बना सकें, ताकि हमसे और भी लोग संपर्क करें, साझा कर, सब्सक्राइबर बनकर लाभान्वित हो सकें। मेहनत हमारी, सुझाव आपका, लाभ आपका। इन शब्दों के साथ भोलेनाथ से, चंद्रदेव से तथा सोमनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, शाम की बड़ा। जय सोमदेव, जय चंद्रदेव, जय भोलेनाथ।